चलिए, I started the recording. Alright, hello everyone, hello बच्चों, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे और श्वेता जी को? चलिए, बहुत दिन एक बीच में गैप हो गया था, आप लोगों का सबका एग्जाम था। एग्जाम कैसा गया आप सब लोगों का? बढ़िया 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 गया। अच्छा, चलो बढ़िया बात है। फिर चलिए, तो हम सोच रहे थे कि क्योंकि थोड़ा 1-2 हफ्ते का गैप हो गया है, तो 2-3 स्लाइड हम रिकैप करेंगे। मतलब लास्ट टाइम हम जो चीज के बारे में बातें कर रहे थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बातें कर रहे थे, एमिशन लाइन, एब्जॉर्प्शन लाइन, अगर हो सकता है कि पूरी तरीके से हम सबको याद ना हो, तो हम 2-3 कुछ मिनट उस पर बिताएंगे कि वापस उसको थोड़ा सा याद करेंगे। उसके बाद आज का मेन टॉपिक जो है वो है, हम स्पेक्ट्रम जो हम दिखाए थे उसको एक्चुअली हम खुद कैसे वो स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, वो खुद कैसे हम स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ताकि अगले हफ्ते में, और अगले हफ्ते हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, ठीक है, अगला सैटरडे, और वहां पे हम चाहेंगे कि आप लोग, आज हम जो दिखाएंगे आपको, जो सिखाएंगे, वो स्पेक्ट्रम प्लॉट अगर आप खुद करके अगले हफ्ते हमको दिखा सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर से। ऑल राइट, लेट्स मी शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट, लेट्स गेट दिस हियर। ओके, can you people see my full screen presentation now? All right, cool. चलिए, तो let's go ahead with a bit of a recap about spectroscopy के बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले एक सवाल है हमारी तरफ से आपके लिए, कि देखते हैं कि कितना याद है हम लोगों को। ठीक है, तो पहला सवाल यह है, which has the larger wavelength, रेडियो रेज या फिर गामा रेज? और दूसरा सवाल भी है, एक ही साथ है दोनों सवाल में। दूसरा सवाल यह है कि which has the redder color, रेडियो रेज और गामा रेज। तो रेडियो और गामा रेज में कौन से का वेवलेंथ ज्यादा लंबा है, वेवलेंथ बड़ा किसका है, और कौन सा ज्यादा लाल रंग का है? ठीक है, तो ये सवाल है, जवाब किसको आता है? कोई बोलना चाहेगा? ट्राई कीजिए, कोई गेस कीजिए, 2 ही ऑप्शन है सर। रेडियो रेज। रेडियो रेज, अबूजार बोल रहे रेडियो रेज। कौन से के लिए अबूजार, पहले वाले के लिए या दूसरे वाले के लिए? फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले के लिए, अच्छा। और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर ये भी रेडियो रेज। ये भी रेडियो रेज। अच्छा, चलो, अबूजार का जवाब है दोनों के लिए रेडियो रेज। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? किसी को गेस करना है, किसी को बोलना है? सर रेडियो रेज का। रेडियो रेज किसके लिए, कौन से वाले, पहला सवाल के लिए या दूसरे सवाल के लिए? सर फर्स्ट। सवाल दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का। और सेकंड वाले का क्या होगा, आपको क्या लगता है? कौन से का रंग ज्यादा लाल है, रेडियो और गामा रेज? सर इसमें भी रेडियो रेज है। उसमें भी? जी सर। उसमें भी रेडियो रेज होगा? सर इसमें भी रेडियो रेज है। फर्स्ट में भी रेडियो रेज और सेकंड में भी रेडियो रेज? जी सर। जी ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अभी तक जिन्होंने जवाब दिया सबका कहना है कि रेडियो रे का वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होता है और रेडियो रे ही सबसे ज्यादा लाल होता है। तो चलिए देखते हैं, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड, वेल डन। हम 2 हफ्ते के गैप के बाद भी आप सब लोगों को ये याद है, दैट इज रियली गुड। हमें बहुत खुशी हो रही है। तो हाँ, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं एस्ट्रोनॉमी में, बहुत सारे वेवलेंथ्स में हम देखते हैं एक एक चीज को। तो जैसे कि रेडियो वेवलेंथ होता है, वो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, सबसे लंबा वेवलेंथ होता है। और क्योंकि वेवलेंथ लंबा होता है, जितना जितना वेवलेंथ लंबा होता जाता है, कलर उतना ही लाल की तरफ या फिर रेड की तरफ चला जाता है। वेवलेंथ जब छोटा होता है, जैसे कि एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे,
उतना ही कलर भी ब्लू की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा रिकैप। थोड़ा एक और रिकैप कर देते हैं, बट बिफोर दैट आई थिंक मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ ताकि श्वेता जी कैन ट्रांसलेट दिस एंड रिकैप दिस, बिकॉज काफी गैप हो चुका है, तो आई थिंक इट विल बी यूजफुल टू रिकैप दिस इन इंग्लिश एज वेल। Perfect. Can you go to the last slide? Okay, no, maybe we'll just keep it here. No, it'll be fine. Okay. So in the last class, we were talking a lot about different wavelengths, right? So the question here that we were asking the students is, which of the two is considered to have a larger wavelength? Is it radio rays or gamma rays? And the answer is radio rays. So the radio wave, as you can see in this panel below, comes towards a larger wavelength. It's actually one of the largest wavelengths is the largest wavelength in this diagram, right? And gamma ray is a high energy ray, is of smaller wavelength, of bluer color. So essentially this was to recap that larger wavelength corresponds to a bluer color or higher frequencies. Sorry, yes. And then you have, so bit from red to blue, you have radio, infrared, optical, ultraviolet, X-ray, and gamma ray. So that's kind of what we're trying to recap here. Ian, do you want to take it over? थैंक यू श्वेता। ऑलराइट, तो थोड़ा 2 और स्लाइड्स हम रिकैप करेंगे। हालांकि लग रहा है आप सब लोगों को याद है हम जो भी बात कर रहे थे, बट फिर भी सबके बात ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रम के कितने तरीके के होते हैं। स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी हम बात कर चुके थे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है वो आता है कोई भी स्टार से डायरेक्टली, जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोलते हैं, है ना, उसका ऐसा शेप होता है। और उस शेप के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, पर्टिकुलर कलर पे, वेवलेंथ यानी कि कलर यानी कि वेवलेंथ, ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर थोड़ा ज्यादा वो हो गया, कोई अगर पहाड़ ऐसे आ गया, कोई चट्टान जैसे आ गया, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन। थोड़ा ज्यादा ब्राइट है उस कलर पे, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन। और एब्जॉर्प्शन तब बोलते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो जो कंटिन्यूअम स्पेक्ट्रम था उससे कुछ अगर घट जाए, थोड़ा ऐसे खाई जैसा हो जाए, राइट। ये जो राइट साइड पे हम देख रहे हैं एकदम बिल्कुल दाएं तरफ, वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि जो स्पेक्ट्रम है उससे ऊपर जा रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि जो कंटिन्यूअम स्पेक्ट्रम है उससे नीचे आ रहा है। और ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्यों होते हैं ये भी हम रिकैप कर देते हैं, देन आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड फॉर श्वेता जी। तो एब्जॉर्प्शन तब होता है, अगर आप लोगों को याद होगा, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर वो अलग अलग लेवल्स पे रहते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल। जैसे कि आप अगर इमेजिन करें एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर है, अलग अलग माले होते हैं, राइट। तो अलग अलग माले में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं, वो लोग चाहते हैं सबसे नीचे वाले माले में रहने के लिए हमेशा। जब भी कोई लाइट आता है, यानी कि फोटोन पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, कोई भी लाइट पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। और वो ज्यादा एनर्जी लेके क्या करेगा, तो वो ऊपर जो हायर एनर्जी लेवल है, ऊपर वाला माला है, उसमें चढ़ जाता है। और वो जो लाइट था वो एब्जॉर्ब हो गया, वो खो गया, वो बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पर्टिकुलर कलर का, जो पर्टिकुलर एनर्जी का लाइट आ रहा था, वो लाइट एटम के अंदर आया और उसके बाद वो हो गया, उसके बाद वो निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो लाइट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिला, उस एनर्जी से वो ऊपर चला गया। ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलरली एमिशन तब होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम एब्जॉर्प्शन दिखाए हैं और राइट साइड पे एमिशन दिखाया है। एमिशन तब होता है जब वो जो एनर्जी जो ऊपर बैठा था दूसरी माले में, उसको थोड़ा टाइम बाद उसको लगता है कि नहीं, मुझे वापस नीचे जाना है, वापस मुझे लो एनर्जी के लेवल पे जाना है। तब वो क्या करेगा, लो एनर्जी के लेवल पे जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका एनर्जी उसके पास ज्यादा है। तो अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है और आप लो एनर्जी में जाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा,
एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, कुछ एनर्जी को आपको फेंकना पड़ेगा। वही एनर्जी वो लाइट के माध्यम से फेंकता है। लाइट जो एनर्जी वो फेंकता है वो लाइट बन जाता है, और उसी एनर्जी का लाइट, उसी एनर्जी में, उसी वेवलेंथ यानी कि उसी कलर में लाइट एमिट होता है, यानी कि उस एटम से लाइट निकलता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो हाई लेवल एनर्जी से लो एनर्जी में आ गया, थोड़ा सा एनर्जी उसने छोड़ दिया, फेंक दिया। वही फेंका हुआ एनर्जी जब हम स्टडी करते हैं हमको वो एमिशन स्पेक्ट्रम जैसा लगता है, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि उस वेवलेंथ पे थोड़ा एक्सेस लाइट मिलता है हमको, थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट, थोड़ा ज्यादा लाइट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो एटम्स है वो सारे एटम्स उस एनर्जी डिफरेंस वाले एक एक करके फोटोन बाहर फेंका है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे वापस अपने ग्राउंड फ्लोर में, अपने ग्राउंड स्टेट में जा सके। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है, ये हमने पहले भी बात कर लिए थे। तो आज बस हम चाहते थे कि थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाए, थोड़ा सा रिकैप हो जाए, इसके बाद हम स्पेक्ट्रम प्लॉटिंग पे जाएंगे। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा वापस चले जाता हूँ ताकि श्वेता जी कैन समराइज दिस फॉर अस। Perfect. So, can you hear me well? Okay. So we are trying to summarize the concept of emission and absorption spectra that we've been talking about in the last few classes. So essentially, like, there are three kinds of spectrum that we have seen. The first one is the black body spectrum, which is a continuous spectrum, right? So you have light from a source that sort of reflects its temperature. And depending on its temperature, you have a continuous distribution of emission throughout the wave, throughout a series of wavelengths, right? That's called the continuous spectrum. And when this continuous spectrum passes through a medium, like a gas cloud, right? Depending on what this cloud is made up of, certain specific wavelengths gets absorbed by this body of gas. And if you look at the light that passes through this cloud, and if you detect it, you will find missing lines, missing wavelengths in the continuous spectrum. So generally it is seen as dips in the spectrum. So this kind of a graph is what we call as the absorption spectrum, and sort of characterizes what is the nature of the gas cloud that it has passed through. Alternatively, you can also look at the light that is being emitted by this gas cloud, right? And what it will emit is it will emit the exact same wavelength that we're missing in the absorption spectra. So if you look at it, you will have just like the spikes at specific wavelengths, and this is what is called as the emission spectrum. So one thing to remember here is that absorption and emission spectra are sort of a negative of each other. What is missing in one will appear in the other. So that's kind of the summary of this slide. Can you go to the next one, please? Yes. So now going to a little bit of mechanisms that lead to both emission and absorption spectra. We'll have to look at next. Okay, we will have to look at the electron transition in an atom. So let's first concentrate on what absorption is. Here you have a red center, which is the nucleus of this atom, and electrons will be orbiting around it at different energy levels, the closest being the smallest energy level, right? So you have level 1, level 2, level 3, and so on. Now, the differences between the energies required to go from one level to another is fixed and is discrete. So when you shine a continuous spectrum of light onto this atom, the atom will absorb exactly the wavelength that will correspond to the energy required for the electrons to go from level 1 to level 2. And so if you're looking at the light that has passed through this atom, what you will see is that this particular wavelength is missing, right? So absorption happens when the light has kicked the electron from level 1 to level 2, like when it has excited the electron to a different level, and in doing so, a specific wavelength has got absorbed by the atom.
Emission, on the other hand, is exactly the opposite of it. Now you already have the electron in level 2 and it wants to come back to level 1. The way it will do is it will emit the photon corresponding to the gap between the energies of level 2 and level 1. And you will see this as a spike in the emitted spectrum of this atom, right? So that is what is emission spectra. I think, yes, that is the summary of what's been happening between absorption and emission spectra that we've been talking in the last 2 classes. Ayan, you want to go forward? Perfect. Thank you, Shweta. Alright, ठीक है। तो चलिए, तो ये थोड़ा सा रिकैप कर दिया हमने। हम समझ सकते हैं कि शायद ये थोड़ा जल्दी हो गया रिकैप। अगर आप में से बहुत लोग जो पहले जो हमने क्लासेस किए थे, वो अगर आप सबको वो ठीक तरीके से याद अगर नहीं है, तो आप हमेशा वापस जाके जो रिकॉर्डिंग्स है देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगे कि ये जो आज हमने समझाया बहुत जल्दी समझा दिया, तो जल्दी हमने इसीलिए समझाया क्योंकि थोड़ा गैप हो गया था लास्ट कुछ हफ्तों में, और इसीलिए थोड़ा रिकैप किया। बट जो एक्चुअल लेक्चर्स है, जो एक्चुअल क्लासेस हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, आपके टीचर्स के पास है, यूट्यूब में अपलोडेड है, तो आप कभी भी जाके वो देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे ये दोबारा सुनना चाहिए, थोड़ा वक्त लेके, थोड़ा धीरे से, आराम से, शांति से सुनना चाहिए, तो आप वो रिकॉर्डिंग्स वापस देखें। आज हमने ये थोड़ा सा रिकैप जल्दी से इसीलिए किया क्योंकि हमको एक नए चीज में जाना है। क्योंकि आज हमारा, जैसे कि मैंने कहा, सेकंड लास्ट क्लास है। अगले हफ्ते लास्ट क्लास होगा हमारा इस ट्रेनिंग सेशन का। तो क्योंकि हमको ये नया चीज थोड़ा सीखना है आज, इसीलिए हमने जल्दी से रिकैप कर दिया। ठीक है, तो नया चीज क्या सीखना है? नया चीज यही है कि ये जो हमने स्पेक्ट्रा बहुत बात की है स्पेक्ट्रा के बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा एक्चुअली कैसे दिखता है? एक्चुअली जब एस्ट्रोनॉमर जैसे रिसर्चर्स जब ये स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ में बनाते हैं, वो कैसे बनता है? और वो इतना इजी है कि आजकल कंप्यूटर हमारे सबके पास है, आप लोगों के पास है, इसलिए आप क्लास ज्वाइन कर पा रहे हो। तो वो कंप्यूटर से, गूगल से ये स्पेक्ट्रा बनाना भी बहुत इजी है। वही आज हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे कि कैसे बहुत इजीली आप स्पेक्ट्रा बना सकते हो, अपने आप में देख सकते हो। और फिर ताकि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आप खुद जाके, चाहे आपके घर पे कंप्यूटर है, या फिर अगर घर पे कंप्यूटर नहीं है, आपके स्कूल के कंप्यूटर में अगर आपको परमिशन मिले उसको यूज करने का, तो वहां पे बैठ के आप खुद बना सकते हो। तो कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी प्लॉट स्पेक्ट्रा? ठीक है, तो उससे पहले ये दिखा देते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये भी पहले हम दिखाए थे कि ये एक स्टार का स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हम अभी तक जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो बस ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, कि एकदम ब्लैक बॉडी होता है, एकदम स्मूथ लाइन होता है स्पेक्ट्रा का, या फिर एकदम स्मूथ एमिशन होता है, या एक ऐसे बहुत ही क्लीन साफ एब्जॉर्प्शन होता है। वो हम पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, वो हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे थे कि एक्चुअल रियल लाइफ में अगर आप किसी को स्टार की तरफ देखें टेलीस्कोप से, और उस टेलीस्कोप के लाइट को अगर आप स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करें, तो वो ये बहुत ही ऐसे नॉइजी होता है, ऐसे बहुत ही, उसमें ऐसे विगल्स होते हैं जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें ऐसे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो सच में स्पेक्ट्रम जो है, सच्चे वाले, वो ऐसे दिखते हैं। तो दिस इज अ रियल स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्टार। तो हम ऐसे ही स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, ये एक वीडियो है, YouTube में है ये वीडियो, ये हमने पहले भी दिखाया था, तो इसका लिंक मैंने दोबारा यहाँ पे शेयर किया है। ये आज दोबारा हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए हैं, तो बट इसका लिंक मैं भेज दूंगा आप सब लोगों को। तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या गूगल स्प्रेडशीट है, वहां से स्पेक्ट्रम कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं। आज हम आपको खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, और ये करके जब हम दिखाएंगे, उसके बाद ऐसे कुछ देखने को मिलेगा हमको। ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप सब लोगों को बनाना है, अकेले नहीं बनाना है, ग्रुप में बनाना है। उसके डिटेल्स में मैं बाद में जाता हूँ। तो कैसे करते हैं ये? पहली बात तो ये है, मैं आपको अब तक हम बहुत कलरफुल चीजें देखते आ रहे हैं। ठीक है, कलरफुल इमेजेस, कलरफुल नेबुला, कलरफुल स्पेक्ट्रा। अब मैं थोड़ा आप सबको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जब एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च करते हैं, वो कैसे चीजों के साथ डील करते हैं, कैसे फाइल्स के साथ डील करते हैं। तो उनमें से एक फाइल है ऐसा। ठीक है,
आप लोगों को दिख रहा होगा एक काला स्क्रीन अगर दिख रहा है हमारे मेरे कंप्यूटर में, ठीक है, उसमें देखिए कुछ नंबर्स हैं उस एक फाइल में, ठीक है, तो वही नंबर्स एक्चुअली स्पेक्ट्रम है। ऑब्वियसली हम अब देख के नहीं लग रहा है कि यही नंबर स्पेक्ट्रम है, क्योंकि नंबर हमारे आंख नंबर देख के बता नहीं पाता है कौन सा ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा बड़ा कुछ बता नहीं पाता है, इसीलिए लग रहा है कि ऐसे ही नंबर है। बट रिसर्च जब होता है एस्ट्रोनॉमी में, वो हम ऐसे ही चीजों में से करते हैं। हमारे पास ज्यादा ऐसे कलरफुल फोटोज वो बाद में आता है, पहले ऐसे फाइल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स। मतलब बस ये फाइल है जिसमें 2 कॉलम का नंबर है। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो पहला वाला कॉलम है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, जो दूसरा वाला कॉलम है उसको बोलते हैं फ्लक्स। मैं थोड़ा इसको बेटर तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। इस फाइल को छोड़ते हैं, पहले ये बताइए, आप सब लोगों को गूगल तो पता है, गूगल क्या क्या है, ठीक है। ब्राउजर में अगर गूगल खोलेंगे वो तो आता है, सबको आता है कि नहीं आता है? गूगल खोलना आता है आप सब लोगों को? अनम्यूट करके बताइए ना। अनम्यूटेड ही दिया। अबू सर ने कहा आता है, चलिए मैं दिखाता हूँ करके। अरे नहीं, मैप्स नहीं, हमको तेल है। ठीक है। देखिए google.com जब खोला हमने, इन दिस केस google.co.in खुल गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए टॉप राइट साइड पे आपको एक डॉट 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 वाला सिंबल दिखता है ना। मैं इसको यहाँ लाता हूँ। google.com खोला, उसके बाद टॉप राइट में ये सिंबल दिखता है डॉट 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 वाला। उस पर अगर क्लिक करते हैं तो गूगल के बहुत सारे एप्स दिखते हैं। ये सबके पास हो, ये कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, ये इंटरनेट में होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप सब लोग ये कर पाएंगे। जो भी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है वहां से आप लोग ये कर पाएंगे। पहले आपको google.com खोलना है, ठीक है। फिर ये ऊपर के दाएं तरफ में जो आइकन है उसको दबाएंगे तो आपको, और फिर नीचे आएंगे तो आपको शीट्स बोल के एक ऑप्शन दिखेगा ऐसे हरे कलर का, ठीक है, शीट्स। You will have to log into Google though. You will have to have a Google account. I'm not sure though, but even if you, then I'm sure most people have. I mean, they all have their Gmails. So. Yeah, exactly. So शीट्स का यहाँ पे एक आइकन होगा, ठीक है, तो वो हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये ब्लैंक शीट बोल के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक एक शीट खुल गया, ठीक है। इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, इसमें बस सेल्स बने हुए हैं, खाली जगह है, वो हमको भरना है, ठीक है। वो हम कैसे भरेंगे, वो हम बोलेंगे कि चलिए हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद इंपोर्ट भी जा सकते हैं, ओपन में भी जा सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं, ठीक है। हम एक फाइल ओपन करेंगे, ओपन में जाके हम अपलोड करेंगे अपने कंप्यूटर से जो फाइल, वो जो ब्लैक स्क्रीन में काले बैकग्राउंड में जो दिखाया था वही फाइल हम गूगल शीट पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड में गए, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्राउज पे जब क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है वो खुल जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होगा, आपने अगर कंप्यूटर लेके काम किया है। एक फाइल का नाम है O5 स्पेक्ट्रा, जो भी है वो फाइल मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। जब फाइल में ओपन करूंगा तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ओपन विथ करेंगे, फिर गूगल शीट्स दबाएंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस ये देखिए। तो ये जो फाइल है, वो जो डार्क बैकग्राउंड में जो फाइल था वो अभी हमारा गूगल शीट में खुल गया, ठीक है। ये पूरा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आपने कुछ थोड़ा मिस कर गया तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। वापस जब रिकॉर्डिंग देखेंगे आप वापस जाके धीरे धीरे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमारे पास एक फाइल था, उसको फाइल का फॉर्मेट है .csv, तो वो फाइल आपको हम भेज देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो स्पेक्ट्रम का जो डेटा का जो फाइल है वो हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। आपको जो टीचर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में
उनको मिल जाएगा और टीचर्स से आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और वो फाइल आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको गूगल खोलना है, गूगल शीट खोलना है और ये फाइल अपलोड करना है। ये फाइल जब अपलोड हो जाएगा तब ऐसे दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा एडिट करता हूं ताकि हम बेहतर इसको पढ़ सके। तो अगर आप लोगों को अभी दिख रहा होगा कि ये जो पहला कॉलम है, ठीक है ना, पहला वाला कॉलम मतलब ये वाला कॉलम जो अभी हाईलाइट किया मैंने, वो है वेवलेंथ। और जो सेकंड वाला कॉलम है वो है फ्लक्स। और वेवलेंथ ऑफ फ्लक्स क्या था? वेवलेंथ ऑफ फ्लक्स अगर आपको याद हो तो यही जो भी स्पेक्ट्रम है, चलिए मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम है, जो एक्स एक्सिस में है वो वेवलेंथ है और जो वाई एक्सिस में है उसको फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स मतलब कितना लाइट आ रहा है, ठीक है, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वेवलेंथ और फ्लक्स, यही दोनों वैल्यू हमको चाहिए। एक ग्राफ बनाने के लिए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू चाहिए होता है ना। अगर आप में से जिन जिन लोगों ने ग्राफ बनाया उनको पता होगा कि कोई भी पॉइंट पे एक्स या वाई का वैल्यू क्या होता है। तो एक्स हमारे लिए है वेवलेंथ और वाई हमारे केस में है फ्लक्स। तो ये वेवलेंथ और फ्लक्स के जो पेयर्स है, जो जोड़ है, वैसे बहुत सारे वैल्यूज अगर होंगे हमारे पास तो हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठीक वैसे ही बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। चलिए ये तो हमको, ये इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। ये डेटा है हमारे पास, स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो ये है। तो अब स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे? स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे वो आई थिंक जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करूंगा ताकि श्वेता जी कैन समराइज दिस फॉर अस। Shweta, if you want to just let me know if you want me to like repeat any of the steps. I'm more than happy to do it. Okay, I'm thinking what's the best way to do this. Right. Okay. All right. So I think I can give you a very quick summary of a rundown without actually going through the steps. And because I think in the recording they will see what I'm doing anyway. Yeah, even if they exactly. don't, they're not Exactly. familiar with it. Exactly. Yeah. So even though it's in Hindi, I think they can just follow the steps that you've done just now, right? So the idea here is we're trying to understand how to analyze a real spectrum of a star. And generally a real spectrum of the star, can you show the slide for me, please? Yes, is generally something that looks like this, which essentially for us as scientists, we get a column corresponding to the x-axis, so the wavelength, and a column corresponding to the y-axis, which is the flux. So it's really generally a text file or some other formatted file, but literally what it is we have two columns with wavelength on one axis, in one column, and the corresponding flux on the other column. So essentially, in this, for instance, yes, you know that say at 3505 wavelength, you have a flux of the star that corresponds to 521. Whereas say at some other wavelength, you have say 3715, you have a flux that corresponds to 441, right? So you have a list of, so every wavelength is associated to a specific value of flux. Now the job is, you want to plot this and see how the spectrum looks, right? Because when you see a dip, you know that those are the absorption lines. So essentially in this, when you plot, you will see that for some time, say between 500 and 600, you have a decrease more or less, but at some point you'll have a large dip. So you'll have to plot this. The way, so Ian had a YouTube video as well, where someone was explaining how to do it. But in this session, mostly we will be, so this is the link for that video if someone wants to watch it. But this link is in Hindi. But anyway, what we are going to try to do this is we are going to actually show you how to do something very similar, so how to plot a stellar spectrum from a realistic stellar spectrum data. So we will do this using Google Sheets because it's easily available to anybody that has access to Google, right? The way to do it is like you have
You open Google, log into your account. You will have click the place where you see the, I don't know, the panel of 4 buttons. And you scroll down till you find the sheets, which is this green icon over there, right? It's a spreadsheet. Once you have the spreadsheet open, you can go to File, click on Open, and go to upload your data. And as soon as you upload your data, you will see if your data file contains 2 columns, one corresponding to the wavelength and one corresponding to the flux. You will see it reflected on the spreadsheet. That's what we are going to do. Now that we have the data, Ayan will tell us how to plot them. To go for it. Yep, absolutely. So once we have एक बार हमारे पास जैसे जब ये Google Sheet में हम ये अपलोड कर देंगे हमारा जो स्पेक्ट्रम का फाइल है, उसके बाद बस हमको ऊपर जो है देखिए ऊपर लेफ्ट से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूं तो देखिए फाइल है, उसके बाद एडिट, व्यू और इंसर्ट में हम जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं सेल्स, रोज, कॉलम, शीट, चार्ट, इंसर्ट के अंदर चार्ट ऑप्शन है, तो वो चार्ट हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम चार्ट इंसर्ट करने वाले हैं। तो जब चार्ट आएगा, अगर ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है प्लॉट तो अच्छी बात है, अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता है तो हम यहाँ पे राइट साइड पे जो है कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये ध्यान से देखिए, अगर आप जल्दी कुछ छूट जाए तो रिकॉर्डिंग देखने के टाइम पे वापस आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चार्ट के एडिटर में यहाँ पे देखिए चार्ट एडिटर लिखा हुआ है, तो वहां पे चार्ट टाइप है, उस टाइप को क्लिक करेंगे और ये लाइन चार्ट का लाइन चार्ट जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे पहले, तो लाइन चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट डेटा रेंज यहाँ पे D12 या जो भी कुछ वो ऑटोमेटिकली आ गया है उसको हम इग्नोर करेंगे। हम डेटा रेंज का जो वो है बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डेटा रेंज एडिट करेंगे। इसको मिटा के हम डेटा रेंज रखेंगे हमारा, जैसे कि देख लीजिए, तो डेटा रेंज रखने के लिए हमको पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले जो डेटा है हमारा वो A1 में है, यहाँ पे जो सेल्स है A यानी कि पहला वाला कॉलम, 1 यानी कि पहला वाला रो, तो A1 से लेके इसके बाद एक कॉलम देना पड़ता है, मतलब पहला वाला जो सबसे डेटा, मतलब फाइल कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो A1 से स्टार्ट होता है जो कि ये वाला है। और सबसे आखिरी वाला कौन होता है? आखिरी वाला होता है, हम स्क्रॉल करेंगे बहुत, जितने दूर तक स्क्रॉल करेंगे देखिए ये लास्ट सेल जो है ये वाला है, ठीक है। तो इस सेल का एड्रेस अगर मान लीजिए मैं कहूं क्या होगा, ये कॉलम बी है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये कॉलम बी है और रो कौन सा है 1085 है ना, तो ये होगा बी। तो पूरा जो रेंज है, रेंज हमारा डेटा रेंज होगा A1 से लेके A1 टाइप किए, उसके बाद एक कॉलन टाइप करेंगे, उसके बाद B1085। इसका मतलब ये होता है कि एकदम A1 सेल से लेके B का 1085 सेल तक जो है वो ही हमारा डेटा है। हम ये कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई हमारा डेटा इसके अंदर है, तुम बस इसके अंदर देखो, बाहर मत जाओ। और ये जब हो जाए उसके बाद हम ओके करेंगे, ठीक है। ओके जब कर दिए फिर हम ऊपर जाएंगे वापस जहां पे हमारा चार्ट था। देखिए ये अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको पता नहीं है कि एक्स एक्सिस में अभी क्या डालना है। तो देखिए राइट साइड पे डेटा रेंज हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब नीचे वाला एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें क्या डालना होता है? तो इसमें हमको पता है कि इसमें वेवलेंथ इसमें जाएगा, तो हम इसमें क्लिक करेंगे ऐड एक्स एक्सिस। 2 ऑप्शंस होते हैं है ना, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम्स है अभी, तो 2 ऑप्शंस है, कौन से किसको एक्स एक्सिस में डालना है और किसको वाई एक्सिस में डालना है। एक्स एक्सिस पे हमको क्या डालना है? वेवलेंथ डालना है, तो हम वेवलेंथ पे क्लिक करेंगे, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ आ गया। और नेक्स्ट क्या सिलेक्ट करना है? सीरीज मतलब वाई एक्सिस, यहाँ पे ये लोग वाई एक्सिस को सीरीज बोलते हैं। एक्स एक्सिस हो गया वेवलेंथ, वाई एक्सिस में क्या होगा?
यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली दोनों ही जो कॉलम है, दोनों कॉलम ही ऑलरेडी वहां पे है, वेवलेंथ भी है और फ्लक्स भी है। वेवलेंथ को हमको हटाना है, हमको वाई एक्सिस में वेवलेंथ नहीं चाहिए, वेवलेंथ एक्स एक्सिस का हो गया। तो अगर वेवलेंथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, हम क्या करेंगे, हम इसको ये जो राइट साइड पे जो 3 डॉट है उसमें क्लिक करेंगे, फिर हमको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव। तो वेवलेंथ हम वाई एक्सिस से हटा देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमको वेवलेंथ नहीं चाहिए, हमको एक्स एक्सिस में वेवलेंथ चाहिए और हमको वाई एक्सिस में फ्लक्स चाहिए। तो वेवलेंथ यहाँ से मैंने हटा दी। देखिए जैसे ही मैंने वेवलेंथ यहाँ पे हटा दिया तो ये बिल्कुल स्पेक्ट्रम जैसा दिखने लगा, है ना। ऐसे ही स्पेक्ट्रम हम देख रहे थे हमारे जब स्लाइड्स में हम जब बातें कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें वाई एक्सिस में फ्लक्स है और एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है। तो इसको हम थोड़ा बेटर कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सजा सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी पता नहीं चल रहा कि एक्स एक्सिस में कुछ नहीं लिखा है लेबल, वाई एक्सिस का कोई लेबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, चार्ट एडिटर में सेटअप के बगल में एक और ऑप्शन है, देखिए कस्टमाइज। ठीक है, तो हम कस्टमाइज में दबाते। कस्टमाइज में एक पहला वाला क्या है, चार्ट स्टाइल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि आप कलर चूज कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको बैकग्राउंड में चाहिए, कौन सा कलर का आपको प्लॉट चाहिए। ये सब जब आप खुद करेंगे, आप इसको लेके थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा आपको इसको यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, कि देखते हैं कौन सा कलर आपको पसंद है। ये सब आपके मर्जी पे है, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप खुद चेंज कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, कुछ ट्रायल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है चार्ट एंड एक्सिस टाइटल्स, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है। तो हम वहां जाएंगे। पहला वाला है चार्ट टाइटल, मतलब चार्ट का एक हेडिंग देना होगा, ठीक है, क्योंकि वरना ये चार्ट, ये जो प्लॉट है, ये जो फिगर है, ये किस चीज का है देख के तो पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम इसका हेडिंग देंगे स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, हमारा जो चार्ट है उसके ऊपर आ गया, ये हेडिंग आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, ये देखिए जो चार्ट टाइटल है वहां पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस मिलते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल मतलब एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस का टाइटल मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या होगा और वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या होगा, वेवलेंथ, है ना, क्योंकि हमने वेवलेंथ डाला है। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ टाइप कर दिया। अभी देखिए वेवलेंथ आ गया चार्ट पे एक्स एक्सिस के नीचे, है ना। अभी वेवलेंथ आ गया, ये नहीं था, ये जो वेवलेंथ लिखा हुआ ये पहले नहीं था। लास्ट चीज हम करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल की जगह ये वापस क्लिक किया हमने, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस टाइटल। वर्टिकल एक्सिस टाइटल में हम टाइप करेंगे फ्लक्स, FLUX। ये देखिए फ्लक्स आ गया यहाँ पे, है ना। और अभी यहाँ पे ये फ्लक्स जो राइटिंग है, ये जो फ्लक्स का जो टाइप किया हुआ है, ये कौन से थीम का होगा, ये या फिर कितना इसका साइज होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, कौन सा कलर होगा, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, राइट। आपको लाल, नील, हरा, पीला जो आपको पसंद है वो बना सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके ऊपर है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई एक्सिस का लेबल फ्लक्स है, एक्स एक्सिस का लेबल वेवलेंथ है, ये लेबल्स देना जरूरी था, ठीक है। और इसके बाद आप ये जो सीरीज बोल के ऑप्शन है, सीरीज मतलब मैंने बोला वाई एक्सिस, जो भी वाई एक्सिस मतलब ऊपर वाला एक्सिस में रहेगा उसको गूगल शीट में सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स O5 स्टार, मतलब वो जो कॉलम का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, और क्योंकि एक ही कॉलम है तो एक ही ऑप्शन है। तो उस कॉलम का, उस जो प्लॉट का उसका कलर क्या होगा, यहाँ पे ब्लू है, ब्लू को मैं अगर ब्राउन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये सब चेंज कर सकते हैं आप, इसका थिकनेस, इसका स्टाइल, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको मैं डॉटेड बना सकता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप जब खुद करेंगे, ये आप हर कोई एक एक करके लेजेंड को आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप थीम, फॉन्ट, साइज, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेन यहाँ पे पॉइंट है कि चार्ट एक्सिस एंड टाइटल्स में जाके हमको चार्ट का एक हेडिंग देना है, एक्स एक्सिस का एक लेबल देना है और वाई एक्सिस का एक लेबल देना है, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका कलर क्या हो, साइज क्या हो, वो आपके ऊपर है। तो ये बन गया एक बहुत ही सिंपल सा दिखता हुआ एक स्टार का स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास बस 2 कॉलम के वैल्यू थे, है ना, और उसी वैल्यू से
हम गूगल शीट में वो वैल्यूज अपलोड किए, वो फाइल अपलोड किए और वहां पे काफी आसानी से ये ऑटोमेटिकली प्लॉट बन गया। अब देखिए ये प्लॉट में आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाले जो है एब्जॉर्प्शन लाइंस दिख रहा है आपको, ये जो नीचे जैसे खाई खाई जैसे हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन लाइंस है। तो ये जो स्टार, ये एक स्टार का स्पेक्ट्रम है, पर्टिकुलर स्टार का। कौन सा स्टार का स्पेक्ट्रम है वो मैं डिटेल भेज दूंगा, जब ये लिंक, जब ये डेटा फाइल आपको भेजूंगा वहां पे लिखा होगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्टार, किस टाइप के स्टार का स्पेक्ट्रम है, वो सब हम मेंशन करके देंगे। बट ये जो एब्जॉर्प्शन लाइंस है वो ऑलरेडी दिख रहा है। तो ताकि हम ये एब्जॉर्प्शन लाइन थोड़ा और देख सकें, अगर हम यहाँ पे जूम इन कर सके तो बेहतर होगा। तो जूम इन कैसे कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं कि हम कस्टमाइज में जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जाते हैं, फिर देखिए कस्टमाइज के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अंदर आया मैं, मतलब एक्स एक्सिस, उसमें एक ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, जो कि खाली होता है नॉर्मली। खाली मतलब जो भी मेरे डेटा फाइल का वेवलेंथ का मिनिमम वैल्यू है, वहां से लेके जो भी मेरे डेटा फाइल के वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू है, पूरा दिखाता है वो, है ना। यहाँ पे जैसे कि ऐसे कुछ 3505 से लेके 9000 तक दिखा रहा है। अगर मुझे छोटा सा पोर्शन देखना हो तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू। चलिए मान लिया मैंने डाल दिया, मुझे 4000 से लेके 5000 तक का देखना है बस, ठीक है। देखिए तो मतलब मैं उसी स्पेक्ट्रम को बहुत ही छोटे जगह पे देख रहा हूँ अभी, है ना, समझ में आ रहा है। जूम ऐसा कि मान लीजिए जैसे कि हम कैमरा के साथ जूम करते हैं, चीजें ऐसे स्क्रीन में ऐसे जूम कर करके देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। जो स्पेक्ट्रम पूरा था उसका एक छोटा जगह पे हम जूम करके देख रहे हैं। अगर जूम करके देख रहे हैं तो देखिए अब जो ये एब्जॉर्प्शन लाइंस है वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक डिप है, यहाँ पे एक डिप है, यहाँ पे एक डिप है ना। तो यही बस दिखाना था मुझे। तो मैं वापस इसको जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जाता हूँ और ये मिनिमम और मैक्सिमम को जो है अगर मैं मिटा दूं तो वो वापस ऑटोमेटिकली पूरा स्पेक्ट्रम दिखाने चालू करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक और आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि हम जब आपको फाइल्स देंगे, हम आपको एक स्टार का फ्लक्स नहीं देंगे, 2 3 4 स्टार्स का फ्लक्स देंगे, 2 3 अलग अलग तरीके का स्टार्स का फ्लक्स देंगे। तो आपका होमवर्क ये होगा कि इन सबको एक साथ प्लॉट करना, ठीक है। ये एक साथ प्लॉट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फाइल पहले से बना के रखा था। यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कॉलम्स को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हैं, पहला वाला जो कॉलम है वो सेम है वेवलेंथ, दूसरा वाला जो कॉलम है वो भी सेम है, वो हम अब तक वही देख रहे थे। यहाँ पे तीसरा और चौथा एक नया कॉलम है, वो क्या है, वो कोई और तीसरा, दूसरा और तीसरे स्टार का स्पेक्ट्रम है, उनका फ्लक्स वैल्यूज है ना। और जैसे कि हमारे पास ऐसे ज्यादा कॉलम्स रहेंगे तो हम सारे चीजों को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लॉट में सारे चीजों को हम, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको आसानी से दिख पाए। देखिए यहाँ पे देखिए तीनों स्टार्स के स्पेक्ट्रम एक साथ प्लॉट हुआ है। ये जो ब्लू वाला था वो हमने सेपरेटली अलग से किया अभी, बट उसी के साथ आप रेड और येलो वाला भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप अगर, चलिए मैं एडिट चार्ट पे जाता हूं, यहाँ पे देखिए राइट साइड पे एक्स एक्सिस, वहां पे वेवलेंथ है, ठीक है, वो तो हमको पता ही था कि एक्स एक्सिस में वेवलेंथ होता है। और सीरीज यानी कि वाई एक्सिस में पहले के केस में एक ही वैल्यू था, बस एक कॉलम था, इसीलिए एक स्पेक्ट्रम था। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में 3 कॉलम्स का नाम डाल के रखा है। पहले कॉलम का नाम है फ्लक्स O5 स्टार, ये देखिए पहले कॉलम का नाम देख रहे हैं आपको, ये फ्लक्स O5 स्टार। दूसरे कॉलम का नाम क्या है, दूसरे कॉलम का नाम है फ्लक्स A8 स्टार, मतलब ये A8 टाइप का स्टार का फ्लक्स है। तीसरे का नाम है G9 टाइप का एक स्टार होता है, उसका फ्लक्स है। तो ये 3 तरीके का, 3 तरह का, 3 कैटेगरी का स्टार्स हैं, उनके डेटा है। तो ये सीरीज में अगर मैं लगाता जाऊं बैक टू बैक, तो वही जो स्पेक्ट्रम है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लॉट होता जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे ही हम आपको ऐसे ही कुछ डेटा फाइल दे देंगे जो जहां पे एक वेवलेंथ कॉलम होगा और फिर उसके बाद 2 या 3 फ्लक्स कॉलम्स होंगे अलग अलग स्टार्स के, जिसको आपको एक साथ प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के बाद आपका होमवर्क ये होगा, ठीक है, कि ये जो लाइन है, ये जो एक एक स्पेक्ट्रम है, वो कहां पे सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा कहां पे, कौन से वेवलेंथ पे, वो आपको यहां से निकालना है। ऐसे ऐसी आंखों से देख के बहुत अप्रोक्सीमेटली रफली निकालना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये लाल वाला है ना, ये लाल वाला जो स्पेक्ट्रम है, मैं अगर ओवरऑल देखूं तो मुझे लग रहा है ये सबसे ऊंचा कहां पे है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 वेवलेंथ के आसपास ये सबसे ऊंचा है। तो वहां पे अगर उस वेवलेंथ पे अगर उसका स्पेक्ट्रम पीक हो रहा है, तो उसका मतलब उस स्टार का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ठीक है। ये हमने एक पहले के क्लास में डिस्कस किए थे, इसका एक फॉर्मूला भी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला, यही आपका होमवर्क होगा कि पहले कौन से सेशन में हमने वो फॉर्मूला बताया था, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, वो आप अगर आपके पास रिकॉर्डिंग्स है वो आप देख सकते हैं, या फिर आपने अगर नोट किया हुआ है आप देख सकते हैं। बट हमारे नोट्स में, हमारे क्लास में है, बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उसमें है कि आपके पास अगर ये वेवलेंथ का वैल्यू है, किसी एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमको टेम्परेचर मिल जाता है कि ये स्टार कितना गर्म है, इसका तापमान कितना है, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क होगा अगले हफ्ते। ये जो फाइल है, डेटा फाइल, ये हम आप तक पहुंचा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास एक हफ्ता होगा, आपको ऐसे ही गूगल स्प्रेडशीट में एक प्लॉट बनाना है, ठीक है। आप कोई भी कलर चूज करें, कोई भी फॉन्ट, छोटा बड़ा, ये बस आपकी मर्जी है, कितना सुंदर आप उसको बनाना चाहते हैं, कितना सुंदर आप उसको बना पाते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऐसे जो भी स्पेक्ट्रम होगा, चाहे 2 स्पेक्ट्रम हो चाहे 3 स्पेक्ट्रम हो, सेम प्लॉट पे प्लॉट करना है और ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली ढूंढना है कि कौन उस स्पेक्ट्रम का सबसे ऊंचा जगह कहां पे है। जैसे कि मान लीजिए ये जो येलो स्पेक्ट्रम है, इसका सबसे ऊंचा कहां पे है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आप जो भी कर रहे हैं ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। इसका कोई ऐसे सही या गलत जवाब नहीं है, इसका आपको जैसे लगता है कि अरे सबसे ऊंचा एग्जैक्टली इस वेवलेंथ पे जाता है। जैसे कि ब्लू जो है, ब्लू सबसे ऊंचा एकदम लेफ्ट पे जाता है ना। तो ये आपको खुद अपने हिसाब से आप अपने विचार से ढूंढना है कि ये सबसे ऊंचा कहां पे है, और जहां पे वो सबसे ऊंचा है उस वेवलेंथ पे आपको उस वेवलेंथ पे उस वेवलेंथ को यूज करके और एक फॉर्मूला यूज करके, जो फॉर्मूला हम पिछले आई थिंक 5-7 हफ्ते पहले बात किए थे इसके बारे में, उस फॉर्मूला को लगा के टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। और ये प्लॉट जब बन जाए, ये जो पिक्चर जब बन जाए, लास्ट चीज आपको ये करना है कि देखिए ये पिक्चर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसी के कोने में, ऊपर दाएं तरफ के कोने में 3 डॉट वाला एक निशान आता है, उसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो उसमें एक ऑप्शन होता है एडिट चार्ट, जैसे कि जिससे हम ये खुल जाता है, इससे हम एडिट कर सकते हैं, जो मैं अब तक जो कर रहा था, है ना, उसका वाई एक्सिस, उसका एक्स एक्सिस, ये सब चेंज कर सकते हैं। और दूसरे, इसको मैं बंद करता हूं अभी। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करके डाउनलोड, है ना, डाउनलोड का ऑप्शन है, ये देखिए, अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लें, मैं यही सलाह दूंगा कि इसको पीडीएफ में डाउनलोड करें। जब आपको लगे ये हो गया है, ये बन गया मेरा, तो आप इसको पीडीएफ वर्जन में डाउनलोड कर कीजिएगा। जब आपको डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और आप वो ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये फाइल अपने टीचर्स के द्वारा, जो हमारा वन स्काई का पोर्टल है, वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपना नाम लिख के, ऐसे जो जो यहाँ पे हेडिंग है, जहां पे मैंने स्टेलर स्पेक्ट्रा लिखा है, वहां पे आप स्टेलर स्पेक्ट्रा, उसके बाद अपना अपना नाम, या फिर आप अगर ग्रुप में कर रहे हैं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका नाम देख सकते हैं, पूरा ये हेडिंग में डाल सकते हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल है, ये आप खुद शायद अगर नहीं भी कर पाए, आपके जो टीचर्स है, जैसे कि मुझे पता है देवेंद्र जी के पास वो लॉगिन आईडी है, क्योंकि देवेंद्र जी बहुत अपलोड कर चुके हैं, तो वहां पे अपलोड कर देना जब भी आपको थोड़ा फुर्सत मिले। बट ये अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके रखें,
आपके अपने साथ अपने लैपटॉप में इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि ये मेरा पहला स्पेक्ट्रम है जो मैंने ऐसे प्लॉट किया डेटा से लेके, तो आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास, अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में, अपने कहीं पे भी रख सकते हैं। और अगर आपको जब फुर्सत मिले आपको टीचर के द्वारा इसको वन स्काई के पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका जो टेम्परेचर, ये जो 3 या 2 स्टार का जो टेम्परेचर का वैल्यू निकलता है, वो आप कहीं पे नोट करके रखिएगा, यहीं कहीं पे लिख के रखिएगा। अगले हफ्ते हम वही पूछने वाले हैं कि कैसे कैसे निकाला, किसने क्या क्या टेम्परेचर निकाला स्टार्स के बारे में, एंड सो ऑन, ठीक है। और जो भी कोई भी सवाल अगर होगा, मुझे पक्का यकीन है क्योंकि हम थोड़ा ये जल्दी कर गए, थोड़ा सवाल हो सकता है, कोई भी सवाल होगा ये इस हफ्ते के दौरान कभी भी आप डायरेक्टली हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स को सवाल पूछ सकते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल हम तक पहुंचा देंगे और हम जवाब दे देंगे। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वीक के दौरान, वो तो डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे करना है ये होमवर्क, क्या करना है। और आज का जो रिकॉर्डिंग है वो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप दोबारा देख लें कि मैंने क्या किया, किसके बाद क्या किया, वो भी आपको धीरे से देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ ताकि श्वेता जी ये स्टेलर स्पेक्ट्रम प्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो हमको इंग्लिश में थोड़ा समराइज कर सके। Okay. Okay, this is quite hard to summarize because I have to that's okay. navigate you to the. Okay, can you open the chart making thing? So Absolutely. So insert chart. charts, right? So now you go to insert charts, and in the insert there's an option called charts. When you do that, you will have the chart editor opening up on the right. We go for the line chart option. So now you have something that lets you pick the data range. So in this case, we want all of the file, right? So you have A1 and you put A1, B1, and then you have the end of the file, which is the normal, whatever is the number of the lines. You can, so now you have both of these columns plotted against a linear X and Y axis. Now I want to choose my X axis to be the wavelength. So I will select it to be the wavelength. I want to choose my Y axis to be the flux, right? So that's what I have now. The next thing to do would be to label that, which is available in Customize. There's a second option in this column is chart and axis title. So the vertical axis, y-axis should be flux. So I can add the title flux. Well, there are other options such as themes and colors, which you can customize whichever way you want. But right now we'll just do the bare bone basic things for us to be able to read this plot. You can give a title of this plot, which to remember, for instance, which star it is or what the plot is of. So let's say we want to give it the Taylor spectrum of the star. Yes, so this is an O5 star, incidentally. So you put the labels of X and Y axis, and now you have a graph ready, right? You know that wherever there's a dip, corresponding wavelengths are the absorption line. So you can, if you want to look at this again, you can click the 3 dots at the end of the things to open the editor, and you can customize it. Now, the thing that we want to do is we will pass you on a file that contains spectrum of 3 stars. Is that right? Yes. Yeah. And then you will have to plot each of these 3 stars on top of each other. So there's a file that looks like this. On the first column will be the wavelength, and the second, third, and fourth column will correspond to the flux value corresponding to 3 of the stars, right? You will have to plot these 3 spectrums on top of each other. And the task over here would be, a few classes ago, we had told that the temperature of the star is sort of governed by the peak of the spectrum, right? So you will have to eyeball
and pick an approximate value of wavelength corresponding to the peak of the flux, and then use the formula that we had written to calculate the temperature of the stars. This will be the final assignment for this session. Yes, I think that's the summary that we have for this one. Yes. Perfect. Thank you, Shweta. हाँ, तो just to summarize कि तो क्या होमवर्क क्या है आपके लिए, ये जो पूरा हमने आई थिंक लगभग 4 या 5 ऑलमोस्ट महीने का 4.5 महीने का जो ट्रेनिंग सेशन किया, उसका आखिरी क्लास होगा अगले हफ्ते, ठीक है। उसके बाद ये सेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी क्लास है। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हम इसको होमवर्क बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ खास होमवर्क है नहीं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो, ये फाइल हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। आपको बस उसको गूगल शीट खोलना है, उसको अपलोड करना है, वो चार्ट का जो बॉक्स है वो लाके उस पे आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लॉट बन जाएगा। और प्लॉट देख के आपको बस दिखना है कि कौन सा लाइन कौन से वेवलेंथ पे सबसे ऊपर है, पीक कहाँ पे कर रहा है, और उसके बेसिस पे आपको उसका टेम्परेचर निकालना है। वेवलेंथ अगर आपको पता है तो टेम्परेचर निकालना बहुत इजी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो वो फॉर्मूला भी हमने पिछले क्लासेस में पिछले के 1-2 क्लास में हमने डिस्कस किया है। वो आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग से, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डिंग से नहीं मिलता हो या आपको पता नहीं है कि कौन से क्लास में वो किए थे, तो वो आप पूछ लीजिएगा हमसे वीक के दौरान, या फिर अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, वो हम तक पहुंचा देंगे। हम बता देंगे फॉर्मूला वो क्या है, ठीक है। फिर उस फॉर्मूला यूज करके जो टेम्परेचर निकलता है हर एक स्टार का, वो टेम्परेचर अगर आप कहीं पे नोट करके लिख के रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। मुझे बस एक ही चीज कहना है इस होमवर्क के बारे में अगले हफ्ते के लिए, कि जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को अकेले करना है, ठीक है। आपके यहाँ पे ज्यादातर मेनली 2 स्कूल्स हैं जहां तक हमें पता है ना, एक देवेंद्र जी के स्कूल है और एक शशि जी के स्कूल है। शशि जी के स्कूल से मुझे पता नहीं आज कोई जुड़ पाए कि नहीं हमारे साथ। अगर जुड़ नहीं पाए वो लोग वीडियो देख लेंगे। तो जो भी मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट अलग अलग करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है, हमें लगता है कि बेटर होगा कि आप अगर अपने स्कूल में छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिए या 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेते हैं, वो आपके मर्जी को ग्रुप, आप उस ग्रुप बनाने में टीचर आपकी मदद करेंगे, आई एम श्योर, गुरमेश जी, देवेंद्र जी। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं आपकी क्लास में? गुरमेश जी, क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं लगभग? क्लास में टोटल स्टूडेंट्स करीब 20-25 हैं। 20-25। So 5 people a group? I think 5 people a group is fine. 5 people a group is good. एक ग्रुप में 5 ग्रुप बना लीजिए। हाँ, एक स्कूल में 5 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर एक स्कूल में अगर 5 लोगों का एक ग्रुप बना रहा है तो लगभग 5 ग्रुप बन जाएगा अपने हर स्कूल में। और उस 5 ग्रुप को 5 स्टूडेंट्स को एक साथ करने को बोलेंगे, तो ऐसे नहीं लगेगा किसी एक स्टूडेंट के लिए बहुत भारी नहीं पड़ जाएगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं होगा। 4-5 लोग एक साथ में करेंगे, मिलके करेंगे, तो मेरे ख्याल से आसानी भी होगी, ठीक है। उनके पास अगर कंप्यूटर नहीं भी है तो स्कूल के कंप्यूटर में अगर आप लोग परमिशन दे, अगर स्कूल के टीचर्स परमिशन दे, आपके मौजूदगी में अगर वो ये थोड़ा सा कर सके, आधा 1 घंटा ही लगेगा। अगर 5 लोग साथ में कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। तो वो 5 लोग मिलके जो ग्रुप होगा या 4 लोग मिलके जो ग्रुप होगा, उस एक ग्रुप से ये जो स्टार्स का जो टेम्परेचर है वो वैल्यू नोट करके रखना है। कि मान लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 हो गया। अब ग्रुप 1 ने क्या निकाला है, ये स्टार का टेम्परेचर 1000 हो मान लीजिए, या सेकंड स्टार का टेम्परेचर 3000 हुआ है मान लीजिए। तो ग्रुप 1 का जो स्टार्स का टेम्परेचर, उसका लिस्ट। ग्रुप 2 ने जैसे निकाला है कि उन्होंने कैसे निकाला है, स्टार 1 का कितना टेम्परेचर निकला, स्टार 2 का कितना टेम्परेचर निकला, स्टार 3 का कितना टेम्परेचर निकला। बस हर एक ग्रुप से एक जो लिस्ट है जो टेम्परेचर्स का, वही समझ लीजिए होमवर्क है। हर स्टूडेंट को अलग से नहीं करना है,
ठीक है। ग्रुप बना के एक साथ मजे करते हुए मस्ती करते करना है, ताकि सब साथ में सीख पाए, एक दूसरे के तरफ साथ मदद कर पाए, क्योंकि अकेले करेंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, तो अकेले नहीं करना है, ठीक है। और बस वो जो टेम्परेचर क्या क्या निकलता है वो कहीं पे नोट करके रखिए, या फिर कहीं पे पेपर में लिख के, अगर आपको हो सके पेपर में एक लिख के कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में स्टूडेंट्स के नाम ये 5 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ये स्टार 1 का टेम्परेचर ही निकाला है, स्टार 2 का टेम्परेचर ये है, स्टार 3 का टेम्परेचर ये, बस एक पेपर में लिख के वो अगर आप क्लास में ला के पढ़ के सुनाना चाहते हैं वो भी सही है। अगर आप उस पेपर का एक फोटो ले लेते हैं, फोटो लेके हमारे साथ शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर वन स्काई के पोर्टल में अपलोड करते हैं, वो और भी अच्छा होगा कि एक पेपर में मान लीजिए ग्रुप का नाम लिखा है, ग्रुप के स्टूडेंट्स कौन कौन है वो लिखा है, और उनके जो रिजल्ट, जैसे कि हम बोलते हैं स्टूडेंट की भाषा में, रिजल्ट्स जो है कैलकुलेशन के, मतलब बस टेम्परेचर जो है बस उतना ही, बाकी अंदर का फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना जरूरी नहीं है। तो रिजल्ट्स क्या है, ग्रुप 1 का क्या टेम्परेचर निकला है, ग्रुप 2 ने क्या क्या टेम्परेचर निकाला है, एक पेपर में लिख के वो पेपर का फोटो ले लीजिएगा। फोटो लेना होपफुली ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, और वो फोटो अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे आखिरी बार के लिए, तब आई थिंक बहुत ही वो अच्छा होगा। और जब हम मिलेंगे तब हम वो सारे वैल्यूज को लेके ये डिस्कस करेंगे कि सबके वैल्यूज कितना सिमिलर है, कितना सिमिलर नहीं है, कितना डिफरेंट है, अलग कितना हुआ है, अगर सिमिलर है तो क्यों सिमिलर हुआ है, अगर अलग है तो क्यों अलग अलग हुआ है। क्योंकि ये जो हम जो रिसर्च करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, श्वेता जी करते हैं, रिसर्च में भी ये बहुत बार होता है, ऐसे ऐसे बहुत ही कम होते हैं कि एकदम एकदम सटीक एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत सारी चीजों का एक जैसे कि हम जिसको बोलते हैं एरर एक रहता है, ठीक है, एक अनसर्टेनिटी बोलते हैं हम उसको रहता है, मतलब कि अगर 5 लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं, 5 लोग अलग अलग अपने हिसाब से कर रहे हैं, सेम चीज सेम कैलकुलेशन, थोड़ा अलग अलग आंसर आ सकता है, एंड दैट इज ओके। थोड़ा अलग अलग आंसर आना कोई मुश्किल बात, कोई गलत बात नहीं है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते, जो आंसर्स हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेनली यही था। देवेंद्र जी ने बोला है कि कुछ स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन रिमोट एस्ट्रोफोटोग्राफी, मैं जरूर करूंगा, बट हम पहले स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं किसी के पास क्वेश्चन है कि नहीं, फिर रिकॉर्डिंग आई थिंक बंद कर देना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाए, किसी को अगर कोई जाना चाहता हो, किसी को छुट्टी हो गया स्कूल में या फिर कोई जल्दी है, तो आप लोग जा सकते हैं आफ्टर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। उसके बाद अगर देवेंद्र जी आपको पास टाइम होगा तो मैं I can stay back and we can talk about astrophotography, remote astrophotography, ठीक है। तो अभी के लिए किसी के पास कोई क्वेश्चन है? आज जो हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में जो कवर किया वो आप वीडियो में देख सकते हैं वापस, मैं वीडियो का लिंक कल परसों तक ही आपके पास पहुंचा दूंगा। बट अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है, होमवर्क लेके कोई डाउट है कि आपको क्या करना है, आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है और कैसे करना है? गुरमेश जी के स्कूल में कोई, या फिर सृष्टि, हेमंत या फिर अबुजार, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए, बाद में भी पूछ सकते हैं अगर बाद में क्वेश्चन मन में आए, बट अभी अगर मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं भी हूँ, श्वेता जी भी है, तो अभी डेफिनेटली पूछ सकते हैं आप। गुरमेश जी, आपके स्टूडेंट में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। सर ये डाटा हमें कब तक मिल जाएगा? डाटा मैं जब ये रिकॉर्डिंग जब दूंगा कल या परसों तक, तभी सेंड कर दूंगा डाटा फाइल, ठीक है, मतलब एक दो दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डाटा फाइल जब, मैं ये भी बता दूं, डाटा फाइल जब मिलेगा आपको, उस फाइल का नाम कुछ नाम होगा, बट उसका जो एक्सटेंशन है फाइल का जो वो है .csv, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, कैसे दिखाऊं कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि आपको दिखा होगा, ये देखिए, ये जो फाइल है, ये जो नीलंग में, उसका लास्ट में है .csv, ठीक है। ये .csv एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि .csv अगर नहीं होगा तो गूगल शीट जो है इसको नहीं खोल पाएगा। बट .csv फाइल को शायद आपके फोन में, जो अगर आप व्हाट्सएप में देख रहे हो, शायद वो फोन नहीं खोल पाएगा, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। .csv फोन आपके .csv फाइल आपके हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, उस व्हाट्सएप से आप चाहे तो खुद को ईमेल कर सकता है, कोई भी तरीके, किसी भी तरीके से आपको वो कोई भी कंप्यूटर तक पहुंचाना है, ठीक है।
आप खुद को ईमेल कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर में ईमेल खोल के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कंप्यूटर में व्हाट्सएप खोल सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट। या फिर अगर आप चाहें कि हम आपको ईमेल कर दें डायरेक्टली, तो आप अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप में दे दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको ईमेल कर दूंगा फाइल डायरेक्टली। तो फाइल का नाम जो भी होगा उसके एंड में रहेगा .csv, क्योंकि वो .csv फाइल ही गूगल शीट खोल पाता है, बाकी फाइल नहीं खोल पाता है। तो वो हम उसी फॉर्मेट में करके बना के भेजेंगे, उसके बाद को फिक्र करने की जरूरत नहीं। कल परसों तक आपको मिल जाएगा इस क्लास के रिकॉर्डिंग के साथ। ओके सर, थैंक यू। और किसी के पास कोई सवाल है? सबको समझ में आया कि क्या करना है होमवर्क के लिए? चलिए, लगता है Okay, then sort of wrap it up in that stop case. sharing now. ठीक है. So I think yeah. So if you guys I can can stop the upload it, recording. yeah. चलिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर